अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे पिछले प्रोग्राम की तरह रमज़ान के बारे में। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे को रमज़ान का तीसरा या दूसरा रोज़ा होगा। और आज चूँकि पिछले हफ्ते हमने बात की थी उन लोगों के बारे में जो माशाल्लाह फ़िट है, अपनी सेहत का ख्याल रखा हुआ है उन्होंने, उनके लिए रोज़ों का क्या एहतमाम होना चाहिए। और आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट के बारे में। उनको रमज़ान किस तरह गुजारना चाहिए, आया वो रोज़ा रख सकते हैं, अगर रखना चाहते हैं और रखना भी चाहिए खैर, तो क्या एहतियात करनी चाहिए खाने पीने के मामले में। उसी सिलसिले में हम बात करते हैं डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर आप? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब, कैसे हैं आप? बड़े सीरियस नज़र आ रहे हैं आज आप। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सर, नहीं, अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ, अगले हफ्ते से है सर। नहीं, आप बिल्कुल रमज़ान के लिए तो सीरियस होना चाहिए। नहीं मतलब, लेकिन वैसे बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हैं। और आपके साथ तो बहुत मोहब्बतों वाला रिश्ता है, आपके साथ तो बहुत ही खुश माशाल्लाह सर। वो कहते हैं ना, चलते चलते हम ऐसा हो गया कि ये प्रोग्राम हम सब का हो गया। जस्तजू था पहले, जब आप जुड़े तो जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, और नो डाउट लाइफ स्टाइल भी चेंज होने लगा है काफ़ी हद तक, और बेहतर ही होगा। डॉक्टर साहिबा, लास्ट वीक हमने बात की थी जो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हैं लोग, उनके लिए रमज़ान बेहतर होगा, बल्कि जो अनफिट है उनके लिए बेहतर ही होता है रमज़ान, थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। और आज चूँकि आपने टॉपिक दिया है डायबिटिक पेशेंट के बारे में, इसके कई सवालात हैं। पहले तो हम ये बात करते हैं कि रोज़ा तो किसी को नहीं छोड़ना, हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए, मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आपके पास। बिल्कुल, अगर आप अल्लाह ना करे आई मीन यू आर वेरी सीरियस, तो फिर वो कहते हैं ना, कुछ मेरे ख्याल से फ़कीर खिलाने पड़ते हैं। तो खैर वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका नहीं पता। ये बताएं कि एक नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट आई मीन रोज़ा रखना चाहे तो उसे क्या एहतियात करनी चाहिए, मेडिकल क्या कहता है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को ये पता चले कि डायबिटीज़ एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं उसमें ना सिर्फ ये कि पेशेंट खुद देखते हैं, बल्कि वो लोग भी देख रहे होते हैं जिनके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, या कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो इस बीमारी में अटेंडेंट है। तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए एक्चुअली डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ सबको मालूम है, दो टाइप की है डायबिटीज़, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो है वो उसका रेशियो बहुत कम है, 10% होता है। टाइप 1 इसको इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहलाती है। इसका मकसद ये होता है कि वो डायबिटीज़ होती है जो कि आपको अर्ली एज में होती है या बाय बर्थ होती है। तो इसमें यह है कि आपके वो सेल्स ही नहीं होते जो इंसुलिन बनाए। इंसुलिन वो चीज़ है जो कि शुगर को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करती है। तो आपका जब इंसुलिन नहीं होगा, आपके खून में पड़ा रहेगा, तो आपकी शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो इस एक टाइप 1 में ये होता है कि आपकी इंसुलिन होती ही नहीं है, इंसुलिन बनती ही नहीं है आपकी बॉडी में। ये हमने पहले डायबिटीज़ पे एक प्रोग्राम किया था काफ़ी डिटेल, लेकिन अभी हम एक शॉर्ट मतलब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। उसमें यह है कि टाइप 1 10% लोग होते हैं, और एक स्टैटिस्टिक कहती है तकरीबन जो है 177 मिलियन लोग अब तक जो है वो इसमें मुब्तला हैं, मतलब सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी टाइप 2 है। टाइप 2 जो है वो अर्ली जो एज में नहीं होती, वो लेट 30s 40s में होती है। कॉज इसका आइडियोपैथिक मतलब अननोन होता है, और इसका जो रेशियो है वो 90 to 95% जो लोग हैं, और 336 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो आप ये रेशियो देखें, ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो टाइप 1। लेकिन टाइप 1 में ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हर हाल में इंसुलिन लेनी है। जबकि टाइप 2 में ये है कि, लेकिन लेटेस्ट रिसर्चेस तो अब ये कहती हैं कि आप इंसुलिन ज़्यादा रिकमेंड करें एज़ कम्पेयर टू मेडिसन, जैसे मेटफॉर्मिन ओरल दी जाती है। लेकिन जो वो तो खैर आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपका शुगर लेवल कैसा है और क्या चीज़ आपको प्रिस्क्राइब करनी है। तो जो टाइप 2 की है डायबिटीज़, उसमें आप मेडिसिन में भी होते हैं, उसके बाद आपको उसके साथ साथ एहतियात की भी ज़रूरत होती है। डाइट कंट्रोल, वेट कंट्रोल से भी वो शुगर जो है वो आपकी कंट्रोल हो सकती है। लेकिन टाइप 1 में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होती, आपके पास वो सेल्स ही नहीं होते जो इंसुलिन बनाते हैं। और टाइप 2 में इंसुलिन आपकी बॉडी में बनती है, लेकिन आपके सेल जो है वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, और वो ब्लड में जो है वो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको अंदर सेल्स में दाखिल नहीं होने देते। भाई ये मेडिकल एक है, बस आप ये समझ
समझें कि रेजिस्टेंट हो जाता है, उसमें इंसुलिन बनती है और आपकी, लेकिन वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंचती। तो अब ये दोनों टाइप्स हैं। अब इसमें जो आप एहतियात की बात करें, हम सबसे पहले तो आपका डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट सेट करता है, आपकी प्रिकॉशन सेट करता है कि आपको किस टाइप की डायबिटीज़ है, टाइप 1 है, टाइप 2 है। और अगर आपका पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट है तो इंसुलिन की भी कई टाइप्स हैं जो दी जाती हैं पेशेंट को। उसमें आपकी जो है डिफरेंट टाइप की है, एक तो रैपिड एक्टिंग है, एक जो है वो इंटरमीडिएट है, एक जो है वो स्लो है या उसको लॉन्ग टर्म भी कहते हैं, एक शॉर्ट टर्म भी कहलाती है। तो जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है वो देते ही पेशेंट को 15 मिनट्स में वो एक्शन शुरू कर देती है, लेकिन उसका जो MIC है या उसका जो एक्शन है वो ब्लड में जो है तकरीबन जो है वो 3 से 4 घंटे होता है। उसके बाद जो है आपकी शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म में जो है जैसे ही आप इंसुलिन देते हैं तो वो आधे घंटे के बाद जो है उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है आपके ब्लड में, और वो आपका 6 से 8 घंटे तक आपकी बॉडी में, उसकी MIC कहते हैं, जितनी देर वो बॉडी में रहती है। इसी तरह से इंटरमीडिएट इंसुलिन होती है, वो इंसुलिन भी 1 से 2 घंटे के बाद उसका एक्शन शुरू होता है और फिर वो हमारे ब्लड में जो है वो 12 घंटे तक रहती है। इसी तरह लॉन्ग टर्म जो है वो 24 आवर्स तक रहती है। अब ये इंसुलिन की टाइप्स हैं। जो बताने का मकसद ये है कि लोगों को पता हो कि कुछ लोगों को डॉक्टर जब परमिशन देते हैं कि आप इंसुलिन लेने के बावजूद आप रोज़ा रख सकते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर उनका डोज सेट है, उसमें से अगर कोई ऐसे पेशेंट है जो कि शॉर्ट टर्म ले रहे हैं, रैपिड टर्म ले रहे हैं, इंटरमीडिएट ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से उनको रोज़े की इजाज़त होती है। अब जो लॉन्ग टर्म में जिनकी सेट हुई है, जो 24 आवर्स तक मतलब एक डोज दिया जाता है, तो उनको हो सकता है उनका डॉक्टर जो है वो परमिशन दे दें। बाकी ये है कि अब जो 2016 में बाकायदा जो है वो गाइडलाइन दी गई हैं इसकी डायबिटिक पेशेंट की रमज़ान के हिसाब से, और तकरीबन 13 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के डॉक्टर्स, स्कॉलर्स, फिजिशियन, इन सब ने मिलकर ये गाइडलाइंस दी हैं। उसमें जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। एक है रेड कैटेगरीज। रेड कैटेगरीज में वो लोग आते हैं जो हाई रिस्क पे हैं, जो रोज़ा नहीं रख सकते। इसमें वो लोग हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। Exactly. हाँ, या फिर वो औरतें जो जैसे प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, आपने देखा होगा कि वो डायबिटीज़ सिर्फ प्रेगनेंसी में रहती है, तो और या फिर वो अनकंट्रोल्ड होती है, आपको मल्टीपल डोज देने पड़ते हैं, या तो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हो या फिर आम पेशेंट भी हो जिनका शुगर लेवल जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं हो, और जब आपका शुगर हाई हो जाता है तो आपको 1 से ज़्यादा इंसुलिन के डोज दिए जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको इंसुलिन का ब्रीफ। तो ऐसे लोग जो है वो हाई रिस्क पे होते हैं। और एक सबसे अहम चीज़ ये कि वो लोग हाई रिस्क पे भी होते हैं जिनकी शुगर लेवल कम हो जाता है। पिछले 3 महीने में अगर उनको एपिसोड आए हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं शुगर का कम हो जाना। अगर ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शुगर एकदम कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो ऐसे लोग जो पिछले 3 महीनों में उनको रिसेंटली बार बार जो है वो हाइपोग्लाइसीमिक जो है वो उनको अटैक आते हैं, तो वो लोग भी हाई रिस्क पे होते हैं। तो ये सारे रेड कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी है येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी का मतलब है जो कि मॉडरेट रिस्क पे होते हैं, यानी वो रोज़ा रख सकते हैं लेकिन अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। ऐसे लोग जैसे जो ओरल यानी कि जो टैबलेट फॉर्म में इंसुलिन वो लेते हैं इंसुलिन, या फिर वो इंसुलिन लेते हैं, उनका डोज एक दफ़ा टाइम फिक्स है उनका दिन में, और उनकी शुगर कंट्रोल में है, उनके डॉक्टर ने उनको कंट्रोल शुगर और डोज कंट्रोल में है, आप वो डोज लेते हैं सुबह शाम और आपकी शुगर मेंटेन है। और तीसरा जो एक कैटेगरी है वो ग्रीन कैटेगरी कहलाती है। ग्रीन कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो मतलब आप कम रिस्क पे हैं, ये नहीं कि वो रिस्क पे नहीं है, लेकिन कम रिस्क पे हैं और वो रोज़ा रख सकते हैं, और लेकिन उनका डॉक्टर उनके उसको कंप्लीट करे। वो लोग हैं जैसे मैंने आपको बताया जिनकी शुगर जो है वो कंट्रोल में है, उनका डोज कंट्रोल में है, और वो लोग अपनी एक्सरसाइज भी करते हैं, फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, उनकी बॉडी की कोई और उनकी जो ऐसे प्रॉब्लम्स उनके साथ नहीं हैं जिससे उनकी शुगर जो है वो एग्रीवेट करती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट का पेशेंट, थायराइड, यानी उनके और कोई ऐसी भी जो है रिलेटेड उनको डिजीजेस नहीं हैं, और वो फिजिकली भी फिट है, तो वो पेशेंट जो है वो कम रिस्क पे हैं और वो रोज़ा रख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी डिटेल्ड, एक्सीलेंट, आई मीन रियली वेरी इंफॉर्मेटिव, माशाल्लाह, अल्लाह आपको अजर दे इसका। 3 कैटेगरीज हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। अच्छा, एक आपने कहा कि 10% ऐसे हैं जो बाय बर्थ होते हैं मोस्टली, आई मीन जिनमें वो बीटा सेल्स नहीं होते जो शुगर इंसुलिन बनाते इंसुलिन बनाते हैं, आई मीन वो तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है, आई मीन। और अच्छा, बाय बर्थ होना, ये क्या पेरेंट्स से कोई चीज़ आती है, या मतलब अगर
ये चीज़ अगर बाय बर्थ है फॉर एग्जांपल आई मीन, तो वंस यू आर ग्रो अप आई मीन, तो ये चीज़ तो रहेगी, बढ़ती रहेगी आपके अंदर। और आपने इंसुलिन क्या इमीडिएटली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लेना है, या मतलब ये कि यू कैन से कि चलो ठीक है 5-10 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद, ऐसा क्या है मतलब आई मीन? देखिए ये जो 10% लोगों की बात हो रही है, हाँ, जो 10% वालों की है उनमें भी जो कॉज है ना, ये दोनों टाइप की डायबिटीज का अननोन है। अननोन को कहते हैं आइडियोपैथिक कॉज है कि अब, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये होता है कि अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे आपने देखा होगा रूबेला, आपने देखा होगा जर्मन मीजल जिसे कहते हैं वो है, या स्मोकिंग करती हैं मदर, अल्कोहल लेती हैं, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ऐसा अनट्रीटेड, या फैमिली हिस्ट्री है, या फिर उनको कोई ऐसा फिजिकल कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनके बीटा सेल्स जो हैं वो बनते ही नहीं। बीटा सेल्स हमारे पैंक्रियास में होते हैं जो कि हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो इंसुलिन हमारे शुगर को कंट्रोल करती है। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक ये है कि वो कब ले इंसुलिन, इसकी कुछ ऐसी वार्निंग साइंस होती हैं। अच्छा। वार्निंग साइन का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है, एक तो ये बच्चे थिन बहुत होते हैं, दुबले होते हैं ना बहुत ज़्यादा, फिर इनकी कुछ वार्निंग साइन जैसे इनको बार बार प्यास लगना, भूख लगना, इनकी स्किन जो है वो ड्राई होगी, इचिंग होगी, रेडनेस होगी, यूटीआई इनको बार बार, ये इंडिकेशंस हैं आप कह रही हैं? हाँ, इंडिकेशन जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनके बारे में, दैट्स राइट। डबल विजन होती है, हेयर लॉस होता है, इसी तरह पैल्पिटेशन होती है। ये कुछ ऐसी साइन सिम्टम्स होती हैं जो बच्चों में आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो है उनका चेकअप जाहिर होता है, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह। इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चे पैदा हों तो उनका बाकायदा प्रॉपर चेकअप किया जाता है, जिसके ज़रिए उनको कोई भी चीज़ जब तक नहीं मालूम हो सकती, और अगर खुदा ना खास्ता अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर ये होता है कि जब कोई बड़ा लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तब हम उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि चेकअप करना बहुत ज़रूरी है पैदाइश में। अच्छा, आपने एक तो ये बात की कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, औरत अगर प्रेग्नेंट है फॉर एग्जांपल आई मीन, तो मैं समझता हूँ कि वैसे भी तो स्मोकिंग तो हर लिहाज से नुकसानदेह है, और उस वक्त तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यानी इसकी वजह से भी ड्रिंक, या आई मीन उसकी बात कर रहे हैं स्मोकिंग की, इसकी वजह से भी आई मीन डायबिटिक पेशेंट हो सकता है। न्यूबॉर्न बेबी की बात हो रही है जो 10% है, उसकी ग्रोथ में असर होता है ना, ग्रोथ उसके, मैंने बताया ना, उसके पैंक्रियास के जो सेल्स हैं वो ग्रो नहीं करते, कोई इन्फेक्शन है। इसीलिए कहते हैं प्रॉपर वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। रूबेला है, जर्मन मीजल्स है, कोई भी इन्फेक्शन मदर को हो गया, किसी किस्म की मेडिसिन नहीं, एक्सपोजर हो गया रेडिएशन से, या कोई ऐसे टॉक्सिन्स का इस्तेमाल हुआ तो, या उसके एक्सपोजर हो गया, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अच्छा, चलिए, ये तो हम इस पर कंटिन्यू भी करेंगे, और भी मेडिकली काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब ये कि रेड, येलो और ग्रीन जो 3 कैटेगरीज 2016 में एक सेट की गई हैं, उसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। ज़रा सा मैं इनसे बात कर लूँ, क्योंकि ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए, डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब को। नहीं, आपकी तरफ से तो खैर मुझे नहीं पता, बट नहीं, और मेरी नज़र में तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ख्याल करते हैं अपना भी, और बच्चों का भी, और आपका भी बेशक। डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें हो रही हैं, मेडिकली तो खैर और भी बातें होंगी इनसे कि क्या क्या बंदे को लेना चाहिए, केयर करना चाहिए, लेकिन ये अनबिलीवेबल 133 मिलियन बताया आपने, 10%। 171 मतलब अनबिलीवेबल, बाय बर्थ की बात 10% जो है, जिनका मतलब जिनके लिए तो रोज़ा रखना रिस्की है काफ़ी, यू कैन से, अगर आप कंट्रोल में हैं, आई मीन फर्दर डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इतनी सारी चीज़ें हैं, हम आपसे जो बात करेंगे, जो पूछेंगे, आपकी फिटनेस की तो खैर कई बार बात हो चुकी है, अल्लाह ताला आपको ऐसे रखे। ये बताएं कि खाने के मामले में आप क्या कहते हैं? मतलब ठीक है, अगर 10% को तो थोड़ा सा हम हटा लेते हैं इस वक्त, क्योंकि 10% तो बड़ा एक रिस्की मामला है, उनको तो खैर डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए। और हमेशा हम कहते हैं, और आप हमेशा कहती हैं डॉक्टर साहब, और आप भी कहते हैं कि देखें, एक आधा दिन तो ठीक है, एक आधा डोज तो ठीक है, लेकिन अदर देन दैट यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, आई मीन जो आपका फैमिली डॉक्टर है, वट ऑफ द केस में भी। डॉक्टर साहब, खाने के लिए जो 90% लोग हैं, जो 336 मिलियन, ये कहा गया ना, 336 मिलियन लोग हैं जो मेरे ख्याल से येलो या ग्रीन में आते हैं। ग्रीन में तो खैर बड़े अच्छे लोग आते हैं, थोड़े सिक्योर्ड हैं। इनको क्या एहतियात करनी चाहिए रमज़ान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, एहतियात जो है, रोज़ा है ही सब्र का नाम। बेशक यहाँ हम, अल्लाह ताला हमें एहतियात की ही बात करता है, और 11 महीने हम जो उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, बेएहतियाती करते हैं, यहाँ एहतियात की बात आनी शुरू हो जाती है। क्या ही अच्छा हो कि जब हम आम दिनों में रोज़ा नहीं होता, 11 महीने जो है हम एहतियात करें, तो हमें ये जो बाद में डायबिटीज़ होती है वो ना हो। अब बहुत सारे लोग जो है अपने खाने की वजह से, बेएहतियाती की वजह से भी शुगर पेशेंट हो जाते हैं, डायबिटीज़ होते हैं।
तो एहतियात करने से बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आप देखिए ना कि अब आप जिक्र कर रहे थे एक्सरसाइज का, हेल्दी लाइफस्टाइल का हम जिक्र करते हैं, जस्तुजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल जो हमारे प्रोग्राम का नाम भी है। हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को बताएं कि आप अपनी हेल्थ को हर तरह से फिट रखना है। आपने खाने के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज और इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। एग्जैक्टली। जब अपनी लाइफ में आप एक्सरसाइज को एक हिस्सा बना देते हैं तो आप डेफिनेटली फिट रहते हैं। होता यह है कि हम इतने डेली रूटीन लाइफ में हम इतना फंस चुके हैं, और जैसे हम अक्सर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें आजकल महंगाई की वजह से इतनी परेशानी है कि हर बंदा जो है जुटा हुआ है, मुसीबतों में परेशानियों में लगा हुआ है, ताकि बच्चों के लिए रोज़गार के लिए निकल। डॉक्टर साहब मादरत के साथ सारी विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद आते हैं, कंटिन्यू यहीं से करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और इंशाअल्लाह एहतियात करेंगे ताकि रमज़ान अच्छा गुजरे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं प्लीज़। वेलकम बैक। बात हो रही है आने वाले रमज़ान की, जो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम सब रोज़े में होंगे और आपसे बात करेंगे इसी तरह हशाश बशाश फ्रेश होके होपफुली इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, एहतियात बिल्कुल होनी चाहिए। और जैसे हमने अभी भी एहतियात की, देखे ना, बहुत एहतियात से बोले और बीच में वक्फा आ गया, हम चुप हो गए। सर आप एक्चुअली पता है क्या है कि कुछ ऐसा इत्तेफाक है, हालांकि डॉक्टर साहब ने काफ़ी लंबी तमहीद बांधी हुई थी और मतलब वो उसको कंटिन्यू भी करना चाहिए था, ताकि मतलब इन्फॉर्मेशन जब जाती है ना तो वो कहीं ब्रेक ना हो। जब ब्रेक होती हैं तो फिर वो चीज़ें जो ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो जी सर करिए। तो हम बात ये कर रहे थे कि सर कि देखें, हमें अपने रोज़गार की तलाश में हम निकलते हैं, उसमें कभी दो तरह का तबका तो बिल्कुल ही पिस गया है, जो गरीब लोग हैं, और ख़ासकर वो लोग जो वाइट कॉलर थे, वो अपने आप को ना तो बता पाते हैं, ना ही कुछ हासिल कर पाते। जी बिल्कुल। बहुत परेशान है हर तरह से। और तो वहाँ अब सारा दिन मारामारी में आप बच्चों के लिए एक रोज़गार की तलाश में जब आप निकलते हैं तो वक्त ही क्या कहाँ रहता है लोगों को कि एक्सरसाइज करें। जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो मकसद हमारा ये होता है कि ताकि लोग जो हैं अपनी एक्सरसाइज और इन चीज़ों को मेंटेन करें। तो जब आपके पास डेली रूटीन में जो सब बात काट रहा हूँ मैं आपकी, सॉरी। एक्चुअली देखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब ये ठीक है, फैक्ट है, आई एग्री विथ यू कि एक्सरसाइज वगैरह है इसमें शामिल, लेकिन अगर आदमी स्ट्रेस से थोड़ा सा बचा रहा है, बिला वजह का टेंशन ना ले, जो कि हम जल्दबाजी में टेंशन ही लेते हैं ना बेसिकली। अगर आपने कोई भी चीज़ जल्दी करने की कोशिश की तो मतलब आप टेंशन ले रहे हैं, आप अपने आप को बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी टू से। तो ये चीज़ें भी अगर आप देखें, आपने कहा सब्र, रोज़ा मीन्स सब्र है, तो ये चीज़ें भी हेल्दी लाइफ स्टाइल का ही इशारा है कि इसमें आप अपनी रूटीन लाइफ में भी हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। आई मीन इफ़ यू आर नॉट कैपेबल फॉर डूइंग एनी एक्सरसाइज और ज्वाइनिंग एनी जिम वगैरह, तो ये भी एक तरीक़ेकार है। आप रिलैक्स रहें, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला ने पिछला वक्त भी गुजार दिया, ये वक्त भी गुजर जाएगा सर, आने वाला वक्त भी इंशाअल्लाह अच्छा ही गुजरेगा। तो हम जब सर बात करते हैं ना, जो लोगों को सब्र की तलकीन करते हैं, देखिए अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहता है कि आप सब्र करें, बेशक, और सब्र होता नहीं है। लेकिन देखें, एक मुझे याद आ गया, एक छोटी सी बात याद आ गई कि अगर हम परेशान होंगे तो जाहिर है कि हमारी बॉडी पे इसका इम्पैक्ट आएगा। वेरी नेचुरल। हम कल के लिए परेशान जब होते हैं तो हम कल की खुशियों को भी गारत कर देते हैं, आज की खुशियों को, सॉरी, आने वाले के लिए परेशान होते हैं ना। जब हम कल आने वाले दिन में पहुंचेंगे तो कल आने वाली खुशियां भी हमारे लिए वो हो जाएंगी। परेशानी में हम आने वाली खुशियों को भी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि हम परेशान होते हैं कि कल क्या होगा। तो कल जो होगा वो अल्लाह देखेगा, बेशक। लेकिन ये है कि हमें अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखना चाहिए, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह, जैसे आप कहते हैं कि वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आने वाले दिन में हालात मुश्किल से मुश्किल होते चले जा रहे हैं। जहाँ तक खाने पीने की बात हो रही है, जहाँ तक रोज़े की बात हो रही है, तो सब्र, पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि गरीब आदमी तो सारा साल ही रोज़ा रखता है जी, और वो सारी भाग दौड़ में लगा रहता है। अब अगर कंपैरेटिवली देखें तो आप गरीब आदमी आपको एज़ कम्पेयर टू अमीर लोगों के ज़्यादा हेल्दी नज़र आएगा फिज़िकली,
बिल्कुल सही लेकिन है। वो इंटरनली थोड़ा वीक यूं होता है कि ज़ाहिर है उसे खाने के लिए ज़ाहिर चीज़ें नहीं मिल रही होती। आप गरीब आदमी जो है प्रॉपर ना तो फ्रूट ले सकता है, ना उसको कोई प्रॉपर उसको ना फीड खुराक ले पाता है वो। तो इसलिए ज़ाहिर है कि कुछ अरसे आप देखें कि कुछ अरसे के बाद उसका इतना कमज़ोर हो जाता है, आप देखें गरीब आदमी, तो वो उसके बाद उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। और वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वक्त से पहले ही बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और फिर दुनिया से चले जाते हैं। सर देखिए, बीमारियां जो है ना, तो वो तो अमीरों में भी हैं और गरीबों में भी हैं, ये तो खैर एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन पिछले उसमें भी हमने बात की थी कि रमज़ान का महीना हमें मौका देता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा फिर मेंटेन कर लें रियली, क्योंकि हम पूरा साल बेतहाशा खाते रहते हैं, हमें हर वक्त खाते रहते हैं। कैसे रमज़ान का महीना है कि हमें वक्त पे खिलाता है और वक्त पे हमें रोकता है और हमें रुकना पड़ता है। अच्छा, ये एक सवाल आया था, मैं प्लीज़ डॉक्टर साहब ये इंसुलिन जो होती है, नेचुरल इंजेक्शन लगाते हैं लोग जब शुगर पेशेंट जितने भी होते हैं, इसके बारे में बड़ा कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की अभी पिछले उसमें आपकी बातों में कि इंसुलिन लेना कोई इतना बड़ा हार्मफुल नहीं है, अदर देन टैबलेट्स, कंपेयरिंग टू द टैबलेट्स यू कैन से, फॉर डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर। तो ये मुझे बताएं कि एक अच्छा मौका है सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि इंसुलिन जो जिसके बारे में कहा जाता है, मुझे किसी ने बताया कि मुझे बताया है, वो होपफुली कंफर्म होगा, वसीम अकरम साहब काफ़ी ही इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, मैंने सुना है, तो ये इंसुलिन लेते हैं और माशाल्लाह ही इज़ वेरी फिट। तो क्या इंसुलिन लेना बेहतर है या टैबलेट्स लेना बेहतर है? देखिए, ये डिपेंड करता है। वैसे अब जो रिसर्च, हर मेडिसिन जो पहले आती है वो तो फॉरेन इमरजेंसी में जो होती रही, अब आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ पे रिसर्चेस होती हैं, FDA उसको अप्रूव करता है और फिर उसकी रिकमेंडेशन होती है। तो अब जो लोग रिकमेंडेशन है, जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है, वो ये है कि इंसुलिन, एक्चुअली इंसुलिन है क्या आम आदमी को नहीं पता। इंसुलिन दवा नहीं है, इंसुलिन एक्चुअली हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन हैं, डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में। इसी तरह इंसुलिन जो है, पैंक्रियास हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, लबलबा जिसे मेरे ख्याल उर्दू में कहते हैं। ये लबलबा जो है 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है जो कि शुगर को कंट्रोल करते हैं। और ये एक तो इसमें ये इंसुलिन है, एक जो है वो ग्लाइकागॉन है। होता क्या है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी डाइट में लेते हैं, शुगर इस तरह हमारी बॉडी में आती है ना, जैसे कार्ब बनते हैं, कार्ब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज शुगर की फॉर्म है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो हमारे ब्लड में शुगर आ जाती है। तो अब ये शुगर अगर ब्लड में पड़ी रहेगी तो ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं, शुगर होती है, तो हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन जो है वो रिलीज होती है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होता है तो इंसुलिन रिलीज करके उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर दाखिल करती है ताकि सेल्स को एनर्जी मिले। वो सेल्स आपके ब्रेन के, हार्ट के, लीवर, हर चीज के होते हैं, ताकि ब्रेन का फंक्शन चले, हार्ट का, बॉडी के फंक्शन चले। तो बॉडी के फंक्शंस चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। फ्यूल हमें एनर्जी से मिलता है, एनर्जी हमें शुगर से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। तो जब तक ये खून से सेल्स के अंदर नहीं जाएगी, जब तक एनर्जी उनको नहीं मिलेगी, तो इंसुलिन क्या करती है, इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर दाखिल करता है। अच्छा। अब जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन बनती ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उनको बाहर से इंसुलिन की जरूरत है। जो खाना वो खा रहे हैं वो सेल्स में एनर्जी कैसे दें, तो इसलिए उन्हें हर सूरत में बाहर से इंसुलिन। लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन बॉडी में बनती है, लेकिन जो इंसुलिन उस शुगर को सेल्स में दाखिल करती है तो सेल उस इंसुलिन को एलर्जिक हो जाते हैं, रेजिस्टेंट, उनको धक्का मतलब बाहर दे देते हैं, शुगर को अंदर नहीं आने देते हैं। यानी उस इंसुलिन से जो बॉडी में बन रही है उससे वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो फिर उनको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन जाती है। यानी आपकी बॉडी की इंसुलिन इतनी जो है वो कैपेबल नहीं होती जो कि उस शुगर को सेल्स में दाखिल कर सके। ठीक है, ये है इंसुलिन। अब जब एक्सटर्नल सोर्स से हम इंसुलिन लेते हैं तो वो फिर आप इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं। इंसुलिन एक्चुअली हमारा हार्मोन है जो शुगर ज्यादा हो तो बॉडी में उसको कंट्रोल करता है, और अगर शुगर कम हो तो दूसरा हार्मोन वही पैंक्रियास से ग्लाइकागॉन के नाम से निकलता है, जो कि हमारी स्टोर शुगर है, जैसे लीवर में, फैटी टिश्यूज में, हमारे मसल्स में। तो अगर हम फाके में हो तो उसको वो निकाल कर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि नॉर्मली जो बिगनर्स होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट बन रहे होते हैं या बन जाते हैं, तो उनको टैबलेट दी जाती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मेरी नॉलेज में है, वो उसी से कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब इंसुलिन की जगह बेसिकली ये भी एक मेडिसिन है ये,
दैट्स व्हाट यू मीन ना, ताकि वो सपोर्ट करे ग्लूकोज को कि वो वहाँ तक जाने दे, और वो बैलेंस करती है हमारे शुगर लेवल को, इंसुलिन। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल इसी तरह जैसे थायरॉक्सिन भी मतलब हार्मोन है, लेकिन वो एक्सटर्नल सोर्स में मेडिसिन कहलाता है। एग्जैक्टली। नहीं तो मैं इसका थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ। बात ये है कि देखिए, इंजेक्टेबल फॉर्म और टैबलेट फॉर्म की जो जहाँ तक बात हो रही है, बात यह है कि पेशेंट की हद तक जो है, पेशेंट ये समझता है खुद से कि टैबलेट मेरे लिए ठीक है और इंजेक्टेबल फॉर्म मतलब इंसुलिन की फॉर्म में मेरे लिए ख़तरनाक है। लेकिन डॉक्टर के पास क्लियर बात है, डॉक्टर जानता है कि इसको इंसुलिन बेहतर है तो इंसुलिन रिकमेंड करेगा। लेकिन फिर भी घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके यहाँ ये डायबिटीज़ पेशेंट हैं, वहाँ वो ये समझते हैं कि हमें टैबलेट पे ही गुजारा करना चाहिए, इंसुलिन वो आखिरी हल समझते हैं। हाँ, that's the ये point. Exactly. असल पॉइंट है। Exactly. जिस तरह आप देखें कि अगर कोई सांस का मरीज है तो उसको टैबलेट फॉर्म में रखा जाता है, लेकिन अगर इन्हेलर की बात करे डॉक्टर, तो इन्हेलर वो आखिरी ऑप्शन समझता है। वो ये समझता है कि शायद मैं इतना बीमार हो गया हूँ, इसके बाद कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं रहा। वेरी गुड। तो इंसुलिन जो है, पेशेंट ये समझने लगता है कि इंसुलिन आखिरी ऑप्शन है, इसके बाद मेरे पास कोई हल नहीं है। ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। तो इंसुलिन एक्चुअली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा रहा होता है। असल पॉइंट ये है कि आप जो टैबलेट ले रहे हैं, जो समझते हैं, डॉक्टर समझता है, अगर असल चीज़ ये डॉक्टर समझता है कि आपको बेनिफिट जो है वो इंसुलिन दे सकती है, आप टैबलेट फॉर्म में मत लें, तो वहाँ पेशेंट को ज़रूर डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और ये उसका अपना ही फ़ायदा है। अच्छा, ये आखिरी ऑप्शन नहीं है, आखिरी हल नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, जो सॉरी फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा इस बात को थोड़ा सा और भी वजाहत के साथ। कन्फ्यूज़न यही है कि ये आखिरी, अब मैं इतना मेरा प्रॉब्लम बिगड़ गया है कि मतलब अब सॉरी और कोई वे आउट ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसुलिन नहीं, जस्ट लाइक आई मीन टैबलेट, यू कैन से आई मीन टैबलेट ले या इंसुलिन ले, दैट्स मेक नो डिफरेंस आई मीन। लेकिन क्या इंसुलिन जो है ना बेसिकली से इंजेक्शन, तो बंदा अपने आप को इंजेक्ट करना आपको पता है तो चुपती है कोई चीज़, तो शायद इसलिए भी, और फिर एक जहन में जो बिठा दिया गया है कि भाई ये आखिरी है, अब आप समझो गए। ऐसे ही है ना कुछ? बिल्कुल ऐसे ही मेरा पेशेंट समझ ही जी हाँ, कि वो समझता है कि शायद इसके बाद अगर खुदा ना खासा मेरी हालत बिगड़ी तो इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहा। देखिए, उसकी डोज आगे पीछे हो सकती है, डॉक्टर डिपेंड करता है। जैसे आप एग्जांपल आपने दी, हमारे जो वसीम अकरम है, क्रिकेटर है, वो बहुत अरसे से इंसुलिन डिपेंडेंट है और इंसुलिन लेते हैं। और ये एग्जांपल है आम लोगों के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, कि वो अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं है। देखिए, असल चीज़ ये है जो इम्पोर्टेंट है जो बताने की, वो ये है कि आप इंसुलिन लिए जा रहे हैं और एक ही डोज लिए जा रहे हैं, तो आप डॉक्टर को दिखा भी नहीं रहे हैं। असल चीज़ ये है कि आपकी शुगर कितनी है, डॉक्टर उसको एडजस्ट कर रहा होता है। अगर आपकी शुगर है तो इंसुलिन एडजस्ट हो रही होती है, इसी तरह टैबलेट एडजस्ट हो रही होती है। लेकिन अगर आप उसी को बार बार लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको किसी दिन ज़रूरत ही नहीं थी, डोज की ज़रूरत नहीं थी, आपकी शुगर लेवल नॉर्मल था, तो अब आपको ज़रूरत नहीं थी, तो आपने डोज वही ली जो डॉक्टर ने रिकमेंड की थी। तो इसीलिए आप बार बार चेकअप करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, और उनको आप, डॉक्टर अक्सर आपको चार्ट भी बनाने के लिए कहते हैं कि डेली आप रिक्वायरमेंट होती है, आप चार्ट के ऊपर लिखते चले जाइए, फिर आपको पता चल जाता है कि आप कितने बेहतर हैं। या एक तरफ और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप डाइट के साथ भी कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, आप खुराक भी तो ले रहे होते हैं, तो जब आप खुराक ले रहे हैं तो आप शुगर लेवल को तो वैसे ही थोड़ा सा कम कर रहे हैं ना, तो जब आप कम कर रहे हैं तो इंसुलिन भी डॉक्टर उसी तरह एडजस्ट कर रहा होता है। वाह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो शुगर टैबलेट फॉर्म में या इंसुलिन फॉर्म में कंट्रोल करने के लिए, अगर आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें लेते हैं, तो आप अपनी खुराक को भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। और जहाँ लगे कि आप, क्योंकि आपके पास ग्लूकोमीटर तो होता ही है, जो पेशेंट होते हैं वो अपने घर में ग्लूकोमीटर जरूर रखते हैं। वेरी गुड। और अगर नहीं रखा हुआ तो ज़रूर लीजिए, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई खुराक ले रहे हैं तो अब आप पहले चेक कर लें। देखें, ग्लूकोमीटर हमारे वसीम अकरम अक्सर इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल, वो किसी भी कंपनी का लें, इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अब आपको चेक करना है खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। एग्जैक्टली, ठीक है। अब जब चेक कर लेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे कितने यूनिट इंसुलिन लेनी है या कौन सी टैबलेट लेनी है। या फिर डॉक्टर साहब ये भी कर सकते हैं ना कि वक्तन फ़वक्तन, आई मीन पीरियडिकली, आई मीन कहते 1 मंथ या 2 मंथ, जो भी आप, मैं पूछूंगा आपसे ये बात कि उसमें जो है ना बंदा जो है ना वो जाके कंसल्ट करे डॉक्टर से, चेकअप करवाता रहे, वो बजाय इसके कि वो अपने तौर से ही चेक करे। देखिए, एक डॉक्टर है, हम और आप कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपने बड़ी सी डाइट से भी कंट्रोल कर रहे हैं आप। अगर आपका शुगर लेवल कम हो रहा है और आप वही डोज ले रहे हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा हार्मफुल है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब आप?
सही कह रहे हैं। मतलब ये कि देखें ना, अब घर में उस हद तक काम करे आदमी जो उसकी लिमिट्स हैं, जो उसकी नॉलेज है, जो कि नहीं है। देखिए डॉक्टर तो बैठा हुआ है, पढ़ा है उसने, उस भाई आप ये तो देखें ना कि मतलब आप अपने तौर से करेंगे तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी बीमारी को, वरना तो डॉक्टरों की ज़रूरत क्या है। आप एक दिन देख लें, लेकिन एक दफ़ा जैसे आपने कहा कि जैसे डाइट से आप अपना ख्याल रख रहे हैं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है डॉक्टर साहब, चाहे वो इंसुलिन ले रहा हो या टैबलेट फॉर्म में ले रहा हो। अच्छा, एक चीज़ का मैं यहाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं, क्योंकि डाइट दो तरह की होती है। एक वो पेशेंट जो पेशेंट खुद से मैनेज कर रहा होता है, एक वो डाइट होती है जो डॉक्टर ने बताई होती है। हाँ, ना कि फेसबुक और व्हाट्सएप। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अगर डाइट बता रहा है फिर उसके साथ इंसुलिन को एडजस्ट कर रहा है तो इट्स वैलिड। एक्सीलेंट। ये बहुत जबरदस्त चीज़ है कि अगर डॉक्टर ने डाइट बताई है तो वो उसी तरह इंसुलिन को एडजस्ट करेगा। वेरी गुड। लेकिन अगर आप डाइट अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाह रहे हैं, इंसुलिन को साथ में डोज डॉक्टर की इंसुलिन की और डाइट अपने हिसाब से, तो फिर इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए वो बहुत सारे लोग जो हैं डॉक्टर के डाइट प्लान पे चल रहे होते हैं, इंसुलिन भी ले रहे होते हैं, तो वो तो गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर खुद से डाइट आप ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, कुछ अरसे बाद डॉक्टर को ज़रूर दिखाते रहिए और अपना शुगर लेवल चेक करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। अब आते हैं फिर हम मेडिकल की तरफ ना, कि जो जो चीज़ें आपने पहले बताई नेचुरली थोड़ा सा उसको अगर रिपीट भी करेंगे, कि वो एक बड़ा लेंदी सा आपका वो था, नेचुरली वो होना भी चाहिए था। कुछ और आप क्या समझती हैं कि मतलब जैसे इंसुलिन की बात की और टैबलेट की बात तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है कि मतलब इंसुलिन एंड नहीं है आपका, डिपेंड्स आई मीन, तो ये तो तय हो गया कि। और मिलते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देखिए इस दफ़ा मैंने ब्रेक नहीं लिया, डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब ने ये काम किया, तो वी आर टीम बेसिकली। ये प्रोग्राम हम सब का है, हमारी टीम का है, वीनस चैनल का है। मकसद सिर्फ यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हेल्दी वेल्दी रहें, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, और जस्तजू में उसी वक्त मज़ा आएगा जब आप हेल्दी हो, और हेल्दी होंगे तो नेचुरली वेल्दी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने ब्रेक लिया, अच्छा लगा, और होना चाहिए ऐसा भी, क्योंकि ये प्रोग्राम सबका है, सबके लिए है, जिस तरह वीनस चैनल सबके लिए है। वीनस चैनल का ये होना चाहिए, वीनस चैनल सबके लिए है। डॉक्टर साहिबा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अब हैं सिर्फ 10 मिनट हमारे पास, इसमें हम थोड़ा सा इनको भी डिस्टर्ब करेंगे। कुछ तो आपने वैसे बयान कर दिया कि 10%, 90% रेड, येलो, ग्रीन, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी सुनने वाले और देखने वालों के जहन में। अब वो लोग जो मतलब देखिए, हम खुद से भी एक अपने तौर से जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, यार मैं नहीं रख सकता रोज़ा, जैसे सिगरेट पीने वाले, और बहुत से लोग ऐसे हैं चेन स्मोकर जो सिगरेट नहीं पीते हैं, हम अनबिलीवेबल कि रमज़ान में रोज़ा रखते हैं वो। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि शुगर पेशेंट भी कर सकता है अगर वो थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कर ले। क्या कहती हैं आप? देखिए, शुगर में बिल्कुल सही है। शुगर पेशेंट में 3-4 कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं। एक तो डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा, दूसरा हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर का ज्यादा हो जाना, या मतलब आपने इंसुलिन नहीं ली तो आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, बढ़ गई, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया, या एकदम वो लो शुगर में चले जाए। लो शुगर में जाना भी बहुत खतरनाक होता है। और तीसरा जो है वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। उसमें क्या होता है कि जब आपका जो है वो फैट ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये 4 कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। इन्हीं कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम यही इनको कैटेगरीज में मतलब हमने किया, डिवाइड किया। और उसके बाद जो है फिर अच्छा देखें, अब हम यहाँ जैसे कहते हैं, अगर कोई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है लेकिन वो अपनी विल पावर से रोज़ा रख लेते हैं तो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो आपने प्रैक्टिसिंग मंथ होते हैं 1 से 2, उसके लिए हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि जैसे उससे 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आप जैसे हफ्ते में 2 रोज़े रख के देख लें। Exactly. फिर उससे ये होता है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाता है अगर आपकी विल पावर भी है, या आप अपने आप को चेक भी करना चाहते हैं। आप ये देखते हैं कि आपने 2
2 महीने पहले से थोड़े थोड़े दिन बाद रोजे रखने, प्रैक्टिसिंग रोजे जिसे कहा जाता है, वो आप रखना शुरू करें तो आप ये देखें कि आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस किस्म की प्रॉब्लम आती है, आपकी शुगर लो हो जाती है, हाई हो जाती है, या कुछ भी नहीं होता। तो सबसे अहम चीज ये है कि आप पहले प्रैक्टिस करें, अपनी मेडिसिन को सेट करें, और उसके साथ आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सरसाइज और वॉक बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात की आपने। क्या कहते हैं, रजब और शाबान ये 2 महीने हैं। वैसे भी मतलब ये कि सॉरी, हमें हुक्म है कि हम इन महीनों में भी कोशिश करें, और वैसे थ्रू आउट द ईयर भी है। तो मतलब स्पेशली 15 शाबान के बाद जो रोज़े नहीं रखते उनके लिए है कि ना रखें, ताकि आप रमज़ान को वेलकम कर सकें हेल्दी वेल्दी हो गया। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये प्रैक्टिस के तौर पे, यानी अपने आप को जज करने के लिए बंदा अगर रोज़ा या रोज़े रख लेता है पिछले महीनों में, रजब या शाबान में, तो वो अपने आप को देख सकता है कि कहाँ खड़ा है वो। जी, एक चीज़ और मैं बता दूँ, टाइम हो, एक चीज़ ये कि अक्सर लोगों को कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम रोज़े में शुगर टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये है कि अगर मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी शुगर कम हो रही है और या ज़्यादा हो रही है, आप जब टेस्ट आप कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप मतलब अल्लाह ना करे कि आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाए, आप अपनी शुगर टेस्ट कर लें। और अगर आपकी शुगर जो है, ये मतलब जो फिजिशियंस कहते हैं या जो गाइडलाइन है उसमें ये है कि अगर आपकी शुगर 70 ग्राम पर डेसीलीटर जो है, उससे अगर आपकी कम हो रही है 70 से, तो आप रोज़ा खोल सकते हैं। या फिर 300 से ऊपर जा रही है तो फिर फौरी तौर पे हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि अगर वो कहता है कि रोज़ा खोलें या मेडिसिन का डोज लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अगर 70 से कम नहीं होनी चाहिए और 300 से ऊपर, तो फिर आप रिस्क पे आ जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा आई मीन कंसल्ट करने की, मतलब आपने जो कहा कि ये चेक करने का, जो शुगर चेक करने की जो मशीन है वो होनी चाहिए। अगर इफ़ समवन इज़ डायबिटिक पेशेंट आई मीन, एक तो ये बात हुई। अगर आप इफ़ यू फील कि अगर आपकी 70 से कम जा रही है, तो खुद से ही आप जस्टिफाई कर लें, जज कर लें कि नहीं मुझे अब ठीक है, कंसल्ट कर लें बाद में, लेकिन रिस्क पे तो ना जाए ना आदमी। डॉक्टर सम टाइम अवेलेबल नहीं होते, रात को देर हुई या कुछ हुआ या कुछ भी कंडीशन हुई, या दिन में भी, मतलब डॉक्टर तो अपने टाइम्स पे आते हैं ना। तो अगर इफ़ यू फील कि भाई आपके 300 से अबाव जा रही है, तो आप उसी वक्त ब्रेक कर देते कि बेसिकली अल्लाह ताला को सब पता है हमारे अंदर के हालात, कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो बड़ा मेहरबान है वैसे। तो ये तो बड़ा अच्छा आपने बता दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है, 70 से नीचे जाते हैं तो प्लीज़ टेक केयर, यू आर ऑन हाई रिस्क। 300 से अबाव जाते हैं, यू आर वंस अगेन ऑन द हाई रिस्क। ऐसा ही है ना कुछ? जी डॉक्टर साहब। जी, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है। तो बात यह है कि असल में 2 तरह के लोग होते हैं, जो रोज़ा रखना पसंद करते हैं, जैसे आपने ज़िक्र किया, और कुछ लोग जो हैं अवॉइड करना कहते हैं कि जी क्या फ़र्क पड़ता है। जो अवॉइड करते हैं वो वही लोग होते हैं जो नमाज से भी अवॉइड करते हैं, और अल्लाह के जितने भी फ़राइज़ हैं जो अल्लाह ताला ने हमें फ़र्ज़ कर दिए गए, इसमें नमाज है जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो 5 वक्त की है। बहुत सारे लोग जो हैं देखिए रोज़ा भी रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। बहुत सारे लोग हम जी सर, कि रोज़ा समझते हैं कि ये फ़र्ज़ हो गया, लेकिन नमाज जो रोज़ फ़र्ज़ है और 5 वक्त की फ़र्ज़ है उसे छोड़ देते हैं। और जो सारा साल फ़र्ज़ है, 365 दिन 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, बेशक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपने व्यूवर से ये बहुत दिल से मेरे महसूस हुआ कि मैं ये बात करूं कि वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, और ख़ासकर रमज़ान में भी नमाज नहीं पढ़ते, मतलब एक आध नमाज पढ़ ली फिर उसके बाद काम में लग गए, तो रोज़ा रखा हुआ है, रोज़े को फ़र्ज़ समझते हैं। तो आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला को सारे ही फ़राइज़ जो है बहुत महबूब है, और अल्लाह ताला जब हम सारे फ़र्ज़ अदा करेंगे, सारे फ़राइज़ अदा करेंगे, तो जब ही अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करेगा। बिल्कुल सही है। तो दूसरी बात हम जो कर रहे थे कि एक शुगर पेशेंट जो है वो उसको रोज़ा, देखिए अगर उसका लगता है कि मुझे शुगर है और उसकी शुगर हाई रिस्क पे है, अगर वो पेशेंट है, तो रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो एक तो ये है, उसे खुद से पता होता है। दूसरी बात ये है कि अगर डॉक्टर इजाज़त देता है और वो विलिंग है, वो रखना चाहता है, तो ज़रूर रखे, और डॉक्टर के मशवरे के साथ रखें। माशाअल्लाह, हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रमज़ान के दिनों में ख़ासकर जो हेल्दी पेशेंट भी है, उनसे जो हेल्दी लोग हैं, सॉरी पेशेंट तो हम बाद में बात करेंगे, कि जो हेल्दी लोग भी हैं तो कोशिश करें कि बासा खाना ना खाएं,
क्योंकि इन दिनों में आपके पेट खराब या और बहुत सारी सर प्रॉब्लम कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो ये जो बेचारे पकवान वगैरह लगा के बैठे होते हैं, जहाँ लाइनें लगी होती हैं, उनका तो काम ख़राब हो जाएगा। इस तरह तो ना करें आप। मतलब सर ये जुनून है, यानी अनबिलीवेबल एक्सटेंशन हो जाती हैं शॉप्स, एक्सटेंडेड आई मीन अनबिलीवेबल। और आपको असर के बाद से वहाँ क्या बताऊँ मैं आपको, आई मीन वो लाठीचार्ज होना बाकी रह जाता है। अब तो यहाँ हो गया ना लाठीचार्ज वगैरह, तो हो सकता है कि अब लाठीचार्ज यहाँ भी होना शुरू हो जाए कि चलो यहाँ भी कर लें हम यार, वो तो कुछ तो करें ना। तो सर ये आलम है, हम इतने आउट होते जा रहे हैं कि अब रमज़ान में तो जुनून ही होता है। बिल्कुल रियल बात हम कर रहे हैं सर कि देखिए मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, आपने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था मौसम वेदर चेंज हो रहा है, तो इस वेदर में आपको गैस्ट्राइटिस, आपके पेट में गड़बड़ और आपको वोमिट या दिल ख़राब मतली होना, ये होने के चांसेस होते हैं। अगर आप बासा खाएंगे तो बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हम मौसम की बात करें, मौसम बहुत अच्छा होता जाएगा इंशाल्लाह आगे वाले रमज़ान में, हर रमज़ान में ऐसे ही होता है। वो लोग जो गर्मियों की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते थे, जो कमज़ोर थे और बूढ़े थे, वो भी इंशाल्लाह हो गए। अच्छा सॉरी। और अल्लाह देखिए, अल्लाह ताला ने मौका दिया है अपनी बख्शिश करवाने के, ये बहाने अल्लाह ताला आपको एक प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों ना हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से माफ़ी तलाफ़ी करके जाएं। अल्लाह ताला हो सकता है हमें माफ़ कर दे, और हमें सिर्फ़ अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, उन तमाम के लिए हमें मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। और ये रमज़ान का महीना ही अता करने का है, अल्लाह ताला अता करेगा, हमें मांगने की ज़रूरत है। सर अल्लाह ताला देखें हमारे इस प्यारे मुल्क को आबाद रखे, और हम हमेशा कहते हैं कि ये है तो हम हैं, वरना माफ़ कीजिएगा हम कुछ भी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक ब्रीफ सा छोटा सा अगर आप मैसेज दे दें तो आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल, रमज़ान सबको मुबारक हो हमारी तरफ से। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं शुगर के, या जिन्हें कोई ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो डायबिटिक है, उन्हें तो पता है, जो नहीं, जो सस्पेक्ट करते हैं कि शायद हमारी शुगर पता नहीं क्या कम है, ज़्यादा है, हम कैसे अपने आप को कैटेगराइज करें, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना टेस्ट करवा लें, जो 3 से 6 महीने का इसका शुगर का टेस्ट होता है। उससे उनको अपनी एवरेज शुगर पता चल जाएगी। एवरेज शुगर में जो है वो आपने HbA1c जो टेस्ट है, ये आप 3 to 6 मंथ की एवरेज देगा आपको, और इससे आपको पता चले अगर आप 5.7 आपकी रेंज है तो इसका मतलब आप बॉर्डर लाइन पे, और 6.4 से जो है वो आप डायबिटीज़ की तरफ आते हैं। तो कोशिश यही करें कि आप 6 पे अगर पहुंचे तो आप डायबिटिक हो गए, तो आप बस अपना ये टेस्ट करा लें और उस हिसाब से फिर अपनी बॉडी को मैनेज करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब अगर कोई ब्रीफ, वेरी ब्रीफ आई मीन, तो लफ्ज़ों में हम बात तो वही कर रहे हैं ना कि आपको जी तो चाहता है हम रोज़े भी रखें, नमाज़ें भी पढ़ें, और इसी वजह से आपने देखा ना कि अगर हम, जैसे हम हर प्रोग्राम में कहते हैं, आप रोल मॉडल बने हैं अपने बच्चों के लिए। बेशक आज आप नेकी की तरफ अपने आप को डालेंगे तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली। तो अल्लाह ताला आपको और हमारे तमाम पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से बचाए जो इस वक्त हम दो चार हैं पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। आपका भी टाइम का शुक्रिया, आपने देखा प्रोग्राम, सुना, और आई एम श्योर इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो भी करेंगे। बस देखिए हमें करना है, आई मीन अपनी कोशिश पूरी करें हम सच्चाई के साथ, बाकी अल्लाह ताला सब जानने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क को आबाद रखे, हमारी जो मुश्किल इस वक्त जो चल रहा है, मुश्किल वक्त हमारे मुल्क पे, अल्लाह ताला इसको आसान करे, और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त भी गुजर जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह रमज़ान के रोज़ों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।